रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड किंग रीबर्थ 3 बीकानेर, दोपहर का वक्त। शिवन्या रक्षित की बात को दोहराने पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कंडीशन है? रक्षित शिवन्या की आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम मेरे साथ रहने वाली हो सो तुम मुझे तुम नहीं कह सकती, कॉल में आप। शिवन्या रक्षित की आंखों में देखती है, जिसमें अपनी बात को मनवाने का जुनून नजर आ रहा था। शिवन्या जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके। रक्षित शिवन्या को अपनी तरफ खींचकर बोला, सो आई सेव्ड यू लवली सेपोली, कहते हुए रक्षित कमर से शिवन्या को होल्ड कर लेता है। शिवन्या डीप ब्रेथ लेते हुए बोली, जानबूझकर मुझे डराया जा रहा है ना? बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, मुझे डराना इतना आसान नहीं है। कहते हुए शिवन्या रक्षित से दूर हो जाती है। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इतना कह रक्षित लिफ्ट की तरफ चला जाता है। शिवन्या रक्षित के पीछे जाने लगती है, जिस पर रक्षित बिना शिवन्या की तरफ देखे बोला, डोंट फॉलो मी, तुम्हें कमरे से निकलने की आजादी नहीं है, गो टू द रूम। शिवन्या अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हारी। रक्षित पलटकर शिवन्या को देखता है। रक्षित की तीखी नजर खुद पर महसूस कर अपने मुंह में आया सलाइवा निगल लेती है। रक्षित शिवन्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, कंप्लीट योर सेंटेंस लवली सप्ली। ये कहते हुए रक्षित शिवन्या के बिल्कुल पास आ जाता है। शिवन्या अपनी हिम्मत जुटाकर बोली, मैं आपकी गुलाम नहीं हूं। रक्षित शिवन्या के जॉलाइन को सहलाते हुए बोला, ना लवली सेपोली, तुमने कुछ और वर्ड यूज किया था। शिवन्या की हार्टबीट रक्षित के इतने करीब होने पर बढ़ जाती है। रक्षित अपना कान शिवन्या के सीने पर लगाते हुए बोला, बीइंग क्लोज टू मी मेड योर हार्टबीट लवली सेपोली। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करते हुए बोली, कॉज मैं जब किसी डरावनी चीज को अपने करीब देखती हूँ तब मेरे साथ ऐसा होता है। रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़ ऊपर वॉल से सटा देता है और खुद उसके करीब आ शिवन्या की आंखों में देखते हुए कहता है, स्कैरी थिंग, तुमने मुझे कहा है ना? शिवन्या रक्षित की आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि तुम मुझे डरा रहे हो। रक्षित अपनी पकड़ शिवन्या के हाथ पर मजबूत करते हुए बोला, आई वॉन्ट टेल यू, तुम मुझे तुम नहीं कह सकती, कॉल मी आप। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, इज्जत पाने के लिए इज्जत वाली काम भी करना चाहिए। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, सीरियसली तुम मेरे साथ एक छत के नीचे हो, फिर भी सही सलामत हो, इससे ज्यादा इज्जत और क्या करूं तुम्हारी। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, यू आर रियली। रक्षित शिवन्या की बात को बीच में काटकर बोला, प्लेजरेबल। शिवन्या रक्षित के सीने पर हाथ रखों से दूर धकेलकर बोली, यू आर रियली एम्बैरसिंग। रक्षित शिवन्या के चेहरे को 2 मिनट देखने के बाद हल्की शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आएगा। शिवन्या रक्षित को उंगली दिखाते हुए बोली, लिसन शिवन्या सिंघल किसी से नहीं डरती, और देखना तुम्हारे इस कैद से मैं कैसे पंख फैलाकर उड़ जाऊंगी। रक्षित शिवन्या की उंगली को अपने मुंह में डालता है तो शिवन्या जल्दी से अपनी उंगली पीछे कर लेती है। रक्षित अपने होठों को हल्का सा लिक करते हुए बोला, तुमने कहा पंख फैलाकर उड़ जाओगी, लेकिन रक्षित राजवंश तो उड़ते पंछी का पंख गिनना जानता है, और उस पंख को काटना भी, तो सोच लो क्या करोगी तुम। शिवन्या जिस कॉरिडोर में खड़ी थी वहां से एक बहुत बड़ी बालकनी थी। शिवन्या बाहर के नेचर को देखते हुए बोली, मुझे कहाँ लेकर आए हो तुम, ये मुंबई नहीं है। रक्षित शिवन्या के गाल को सहलाते हुए बोला, लवली सप्ली, मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहां से दूर नहीं जा सकती। शिवन्या रक्षित के हाथ को दूर करने लगती है, लेकिन रक्षित उसे एक नजर देखकर छोड़ नीचे की तरफ चला जाता है। शिवन्या बस उसे जाता हुआ देखती है और फिर से अपने कमरे में चली जाती है। शिवन्या कमरे में आ बिस्तर पर बैठते हुए बोली, मैं इस पागल आदमी को छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ही घर से किडनैप करने की। इतना कहते हुए शिवन्या इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था जिससे शिवन्या बाहर कांटेक्ट कर सके, यहां तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि वो है कहाँ। शिवन्या अपने कमरे की खिड़की के पास जा बाहर की तरफ देखती है, लेकिन उसके खिड़की पर भी रॉड लगे हुए थे, जिससे वो बाहर देख तो सकती थी, लेकिन वहां से निकलना इम्पॉसिबल। शिवन्या एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे भाई के आने का इंतजार करना चाहिए। आई नो he'll फाइंड मी, तब मैं बताऊंगी रक्षित राजवंश को। इतना कहते हुए शिवन्या फिर से बाहर की तरफ देखने लगती है। सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है। रात होते ही रक्षित खाना प्लेट में लेकर आता है और सोफे के सामने कॉफी टेबल पर रखते हुए कहता है, लवली सेपोली, ईट योर डिनर क्वाइटली विदाउट एनी टेंट्रम्स। शिवन्या बिस्तर से उतर खाने का प्लेट उठाकर बोली, अब तुम्हारे जैसे राक्षस को झेलना है तो खाना खाना तो पड़ेगा ना।
रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, कल तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था और तुम मेरी मदद करना चाहती थी, देन हाउ डिड आई सडनली बिकम अ मॉन्स्टर? शिवन्या अपना डिनर करते हुए बोली, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम सच में किसी राक्षस से कम नहीं हो। रक्षित शिवन्या की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। शिवन्या उसे मुस्कुराता हुआ देखकर मुंह बनाती है और फिर से अपना डिनर करने लगती है। पूरा डिनर करने के बाद शिवन्या रक्षित से बोली, सुनो, मुझे कुछ सामान चाहिए था। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, मैं तुम्हारी यहाँ खातिरदारी करवाने के लिए नहीं लाया हूँ, और सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो काम करना होगा। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, आर यू सीरियस? मैंने आज तक अपने घर में एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया और तुम मुझे काम करने के लिए कह रहे हो? व्हाट अ जोक। रक्षित शिवन्या के एटीट्यूड पर तिरछी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगता है कि उसके ख्यालों को चीरते हुए उसका फोन बजता है। रक्षित शिवन्या को इग्नोर कर फोन कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से ऋषि रक्षित पर बरसते हुए बोला, तुम हो कहाँ? कल रात से कहाँ गायब हो चुके हो तुम? आज यहाँ तुम्हारे वेलकम पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी है और तुम यहाँ से खुद गायब हो। तुम चाहते क्या हो? रक्षित एक नजर शिवन्या को देखने के बाद बोला, जिसे चाहता हूँ वो आज मेरे पास है, कल बाहों में होगी। शिवन्या रक्षित को घूरने लगती है, जिस पर रक्षित उसे आंख मारता है। वही ऋषि रक्षित की उल्टी सीधी बात सुनकर कंफ्यूज होकर बोला, कहीं। रक्षित ऋषि की बात को बीच में काटकर बोला, तुम तो मुझे मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हो ऋषि, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजाक करता हूँ? ऋषि हैरान होते हुए बोला, तुम पागल हो गए हो रक्षित? अगर उसके घर वालों को पता चला, तो तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हारी सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल सकती है। तुम कोई काम करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? रक्षित एक नजर शिवन्या को देख वहां से उठ बालकनी में आकर बोला, कुछ कर गुजरने की चाहत वही रखता है जिसके पास जिगरा होता है। मेरे पास है, मैंने बदनामी का सोचने के बावजूद उसे उठा लिया, मतलब मैं बिना अंजाम की फिक्र करे काम करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। ऋषि एक गहरी सांस लेकर बोला, कहाँ है तू? रक्षित हल्का हंसकर बोला, हाँ हाँ, डोंट वरी, ऋषि इज विद मी एंड इज एब्सोल्युटली सेफ। ऋषि सार्कास्टिक वॉइस में बोला, तेरे साथ है और सेफ है? व्हाट अ जोक, कहाँ है ये बता। रक्षित बोरियत में बोला, इनफ थिंग्स हैपन, बाय बाय। इतना कहकर रक्षित कॉल कट कर देता है और ऋषि हेलो हेलो कहते हुए बस रह जाता है। रक्षित कमरे में आता है तो देखता है शिवन्या पूरे कमरे का मुआयजा कर रही थी। रक्षित बालकनी दरवाजा बंद करते हुए बोला, लवली सेपोली, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए अपने दिमाग में यहाँ से भागने का ख्याल भी मत लाना। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, आयुष श्योर तुम्हारा ये कैद मुझे बांध कर रख पाएगा? रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है। तुम कभी भी मुझे इग्नोर करके जाना बेहतर ना समझकर जवाब देती हो। शिवन्या रक्षित की बात पर सार्कास्टिकली स्माइल के साथ बोली, और मुझे भी तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है कि मैं तुम्हारी इतनी भी बेइज्जती करूं, तुम मुंह उठाकर मेरे पास ही आते हो। रक्षित को शिवन्या का इस तरह जवाब देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ सोचकर मुस्कुरा देता है। रक्षित को इस तरीके से मुस्कुराता हुआ देखकर शिवन्या भी मुस्कुराकर बोली, लगता है तुम पागल हो रहे हो। रक्षित शिवन्या की तरफ आते हुए बोला, तुम्हारी सोने का वक्त हो गया है। शिवन्या रक्षित को गुस्से में देखते हुए बोली, देखो मुझे यहाँ से जाने दे दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, और अगर ना जाने दूं तो क्या कर लोगी लवली सपली? शिवन्या अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम मुझे लवली सेपोली क्यों कहते हो? रक्षित हल्का हंसकर बोला, हाँ हाँ, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दूध बगल में रखा है, पी लो। शिवन्या रक्षित की बात मानकर दूध की जाती है, लेकिन दूध पीते हैं कुछ देर में उसे गहरी नींद आ जाती है और वो नींद की आगोश में चला जाता है। रक्षित एक नज़र शिवन्या को देखने के बाद वहां से निकल जाता है। राजवंश विला। आज रक्षित के वापस आने की खुशी में ग्रैंड वेलकम पार्टी रखी हुई थी। मुंबई के जाने माने बिजनेस टाइकून, एक्टर्स, मिनिस्टर्स आए हुए थे। मालिनी, नरेंद्र, दिशा और विनीत के साथ ऋषि, शांतनु और विनय भी वहीं पर थे। नरेंद्र ऋषि के पास जाकर बोला, रक्षित कहाँ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? ऋषि बात संभालते हुए बोला, डोंट वरी अंकल, मैंने उसे कॉल किया था, वो आ जाएगा। नरेंद्र ऋषि को आंखें दिखाते हुए बोला, ऋषि अगर वो नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा,
इसका रीजन सिर्फ एक चीज है कि उस लड़के ने खुद कहा कि मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूं और अगर वो मेरी इज्जत उतारने पर तुला हुआ है तो तुम सोच लेना। अभी नरेंद्र ऋषि को धमका ही रहा था कि गार्डन में एक प्राइवेट जेट आकर टेक ऑफ करती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ऋषि एक गहरी सांस ले उस तरफ चला जाता है। रक्षित नीचे उतरता है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऋषि रक्षित के पास आकर बोला, थोड़ी और इंतजार करवाने के बाद आना चाहिए था। ऋषि की बात पर रक्षित हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैं तो यहाँ आने वाला नहीं था, लेकिन सोचा मेरे डैड की ऐसी की तैसी हो जाएगी इसीलिए मुझे आना पड़ा। ऋषि डिसअपॉइंटेड नजरों से रक्षित को देखते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम मेरे दिमाग को समझ पाते तो यहाँ नहीं होता बल्कि मेरे साथ होते। ऋषि एक गहरी सांस लेकर बोला, तुमसे बहस करना मतलब दीवार पर सिर मारना है, चलो अब सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रक्षित अपना सिर हिलाता है और ऋषि के साथ अंदर की तरफ आ जाता है। मालिनी जल्दी से रक्षित के पास जाकर बोली, तुम कहाँ थे। रक्षित मालिनी के कमर पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी मॉम, मैं जहां कहीं पर भी था आ गया ना सही वक्त पर। मालिनी रक्षित के गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटा एक बार और सोच लो मेरे लिए प्लीज। रक्षित बिना किसी भाव के बोला, मॉम आप क्यों उस सीधी सादी बकरी की बलि चढ़ाना चाहते हो। आपको पता है आपका बेटा किसी भेड़िए से कम नहीं है, फिर भी आप उसे मौत देना चाहती हो। मालिनी रक्षित को घूरते हुए बोली, रक्षित यह मेरा आखिरी ऑर्डर है और सबसे जरूरी। रक्षित मालिनी की बात को बीच में काटकर बोला, रक्षित राजवंश किसी के ऑर्डर फॉलो नहीं करता। इतना कहकर रक्षित मालिनी से दूर हो नरेंद्र की तरफ चला जाता है। मालिनी ऋषि की तरफ देखती है तो ऋषि अपनी गर्दन नहीं में खिला देता है और अपने कंधे उचका देता है। मालिनी खुन्नस में ऋषि की तरफ देखती है, फिर बाकी आए गेस्ट को अटेंड करने चली जाती है। रक्षित ऋषि को अपने पीछे आने का इशारा करता है और खुद भी बार काउंटर जो वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था वहां पर बैठ जाता है। ऋषि रक्षित के पास आकर बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमने कहाँ रखा है उसे। रक्षित सरकास्टिक वे में बोला, सच में यार तुम्हें बहुत फिक्र है ना उस लवली सपोली की। ऋषि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मैंने कहा है ना तुमसे रक्षित अपनी इमेज उसके सामने गंदा मत बनाओ। रक्षित वाइन के शिप लेते हुए बोला, ऐसा क्यों। शांतनु आते हुए बोला, ताकि इन फ्यूचर तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। शांतनु की बात रक्षित हल्का हंसकर बोला, सही कहा तुमने शांतनु, ऋषि को बहुत फिक्र है मेरी है ना ऋषि। कहते हुए रक्षित ऋषि की तरफ देखता है। ऋषि अपने आंखों में आने वाले भाव को छुपाते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह अकेले रह जाओ। रक्षित ऋषि की आंखों में देखते हुए बोला, तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि प्यार खुशी देता है, नहीं वो सिर्फ आंसू देता है, जैसे तुम रात के अंधेरे में उसे याद करके रोते हो। ऋषि रक्षित से अपनी नजरें हटाते हुए बोला, तुमसे तो कोई अपना दुख भी नहीं बांट सकता क्योंकि तुम उसके आंसू साफ नहीं करते। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि कमजोर को और कमजोर बनाओ ये रक्षित राजवंश का तरीका है। उसके बाद शांतनु की तरफ देखते हुए बोला, प्रियांश आ रहा है या फिर नहीं। शांतनु अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, आ चुके हैं वो लोग, तुम्हारा इंतजार है, कब चल रहे हो। रक्षित कुछ देर सोचने के बाद बोला, आज ही इस पार्टी को कंप्लीट कर चलेंगे क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूं, समझ रहे हो ना। कहते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। तभी वहां पर नरेंद्र आ जाता है और रक्षित से कहता है, तुमसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। रक्षित अपना सिर हिलाता है और नरेंद्र के साथ गेस्ट की तरफ चला जाता है। रक्षित के जाने के बाद ऋषि शांतनु को घूरते हुए बोला, तुम हमेशा उसकी गलत काम में साथ क्यों देते हो। शांतनु सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, उमम शायद मुझे मजा आता है। ऋषि खींचते हुए बोला, तुम दोनों बहुत बड़े तारानकन हो, तुम दोनों से बात करना बेकार है। शांतनु रम के शिप लेते हुए बोला, तो मत बात करो। तभी एक लड़की आकर शांतनु से टकरा जाती है। शांतनु उसे खुद से दूर धक्का देता है, जिससे वो लड़की अपना बैलेंस नहीं बना पाती और फर्श पर गिर जाती है। सब लोग उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। दिशा गुस्से में शांतनु के पास आज चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को धक्का देने की। शांतनु दिशा को इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर दिशा का दिमाग और खराब हो जाता है। वो शांतनु को और कुछ कहती उससे पहले ही ऋषि बात को संभालते हुए बोला, दिशा सिर्फ एक गलती थी, तुम गुस्सा होना बंद करो और अपनी दोस्त को संभालो। दिशा ऋषि को उंगली दिखाकर बोली, तुम लोग भले ही भाई के दोस्त हो सकते हो,
लेकिन यहाँ इस पार्टी में खड़े होने की भी तुम लोगों की औकात नहीं है। शांतनु ऋषि को साइड पर दिशा के हाथ को पकड़कर उसे कॉरिडोर की तरफ ले जाता है। दिशा शांतनु से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे वरना अभी पुलिस को बुलाती है। शांतनु दिशा को खाली कॉरिडोर में दीवार से लगा उसकी गर्दन को पकड़ चेहरे के बिल्कुल पास आकर बोला, अभी तुम्हारी इज्जत उतार सकता हूं, इसीलिए मेरी औकात के बारे में बिल्कुल बात मत करना। तुम लोग कुत्ते हो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह है, इसीलिए तुम लोगों के मुंह लगना मैं पसंद नहीं करता, और औकात की बात तो बिल्कुल मत करना क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। रक्षित के तलवे चाटने वाले कुत्ते हो तुम लोग, समझी। दिशा शांतनु को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है, जिस पर शांतनु दिशा के हाथ को पकड़कर मोड़ उसके कमर पर लगा उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर बोला, दिशा राजवंश, तुम लोगों का रिश्ता आंखों का धोखा है, इसीलिए मेरे सामने ज्यादा हाथ पैर चलाने की कोशिश मत करना, वरना धमकी देना मैं पसंद नहीं करता। दिशा शांतनु की आंखों में देखते हुए बोली, क्या कर लोगे तुम मेरा। शांतनु दिशा के बाल को पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। दिशा की आंखें बड़ी हो जाती है। दिशा शांतनु को खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो शांतनु उसके कंधे को मजबूती से पकड़ दीवार से सटाए बिना किस ब्रेक किए उसके होठों को जोर जोर से काटने लगता है। दिशा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो शांतनु को खुद से दूर करने की कोशिश करती है तो शांतनु उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है। तभी कोई शांतनु को अपनी तरफ मोड़ एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। राजवंश मैंशन, रात का वक्त। शांतनु गुस्से में सामने देखता है तो सामने रक्षित खड़ा हुआ था। रक्षित शांतनु के कॉलर को पकड़कर अपने पास लाकर बोला, तुम दूसरों लड़कियों के ऊपर उंगली उठाओ ना, उनकी इज्जत उतारो, मेरी बहन को क्यों इरिटेट कर रहे हो। शांतनु रक्षित की बात पर बोला, तुम्हारी बहन को बीच में आने की जरूरत क्या थी। मैंने उस लड़की को बेइज्जत नहीं किया, मैंने बस खुद से दूर किया, लेकिन तुम्हारी बहन झांसी की रानी बनकर चढ़ रही थी, बस मुझे गुस्सा आ गया। रक्षित शांतनु के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, शांतनु, तुम सभी मेरे लिए बहुत जरूरी हो, लेकिन तुम किसी के ऊपर भी उंगली उठाओ मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी बहन के ऊपर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। शांतनु गुस्से भरी नजर से दिशा को देखने के बाद रक्षित के हाथ को झटक देता है और पार्टी की तरफ चला जाता है। दिशा अपनी आंखों में नमी लिए रक्षित की तरफ देखती है तो रक्षित कहता है, मैं उसे देख लूंगा, तुम जाओ अपना चेहरा ठीक करो। दिशा रक्षित की बात पर अपना सिर हिलाती है और अंदर की तरफ चली जाती है। रक्षित अपना कोट ठीक करते हुए फिर से पार्टी हॉल में आ जाता है। शांतनु उसे आसपास नजर नहीं आता। वो एक गहरी सांस ले ऋषि के पास जाकर बोला, तुम बाकी पार्टी अटेंड करो, मैं जरा प्रियांश और चैतन्य से मिलकर आता हूँ। ऋषि रक्षित को घूरते हुए बोला, जाकर अपने पिताश्री को समझाओ, मुझे नहीं, मैं तो चला यहाँ से। इतना कहकर ऋषि दूसरी तरफ चला जाता है। रक्षित उसे जाता हुआ घूरकर देखता है और फिर से पार्टी अटेंड करने लगता है। रात काफी हो जाने के बाद मालिनी रक्षित के पास आकर बोली, रक्षित, मैंने विशाखा से बात किया है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। रक्षित मालिनी की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, एक रात के लिए उसे बुक कर दीजिए। मालिनी गुस्से से बोली, रक्षित, तुम्हें शर्म नहीं है, मैं किस बात के लिए तुम्हें कह रही हूँ और तुम बात को कहाँ लेकर जा रहे हो। रक्षित मालिनी को शांत करवाते हुए बोला, काम डाउन मॉम, मुझे विशाखा दत्त में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करूं। नरेंद्र आते हुए बोला, विनीत बता रहा था कि तुम किसी लड़की के साथ डायनेस्टी मेंशन में थे, बता सकते हो कौन थी वो लड़की। रक्षित हल्का मुस्कुराकर बोला, मेरा नया खिलौना है। नरेंद्र रक्षित की बात पर बोला, तुम कभी नहीं सुधर सकते रक्षित। रक्षित सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, बदलाव अगर अच्छे हो तो बदल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मैंने इस बारे में सोचा नहीं। वेल, पार्टी कंप्लीट हो चुकी है एंड गुड नाइट। इतना कहकर रक्षित बिना किसी की बात सुने गार्डन से सीधा बाहर की तरफ चला जाता है। मालिनी नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मुझे बताया नहीं कि रक्षित किसी लड़की के साथ रह रहा है। नरेंद्र अंदर जाते हुए बोला, पार्टी खत्म हो चुकी है, हमें अंदर चलना चाहिए। मालिनी अपनी बात को इग्नोर होता हुआ देखकर गुस्से से बोली, नरेंद्र, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुमने बताया नहीं कि रक्षित किसी लड़की के साथ मेंशन में रह रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों। नरेंद्र मेन हॉल में मालिनी की तरफ मुड़कर बोला, अगर मैं तुम्हें बता देता तो भी तुम क्या कर लेती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया।
मालिनी एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे किसी भी तरीके की घुमावदार बातें पसंद नहीं है, मैं सीधा पॉइंट पर आना पसंद करती हूँ, इसलिए अपने बेटे को समझा दो, मैंने जिस लड़की को उसके लिए पसंद किया है, इज्जत के साथ उस लड़की से शादी कर ले, उसी में उसकी जिंदगी की भलाई है। नरेंद्र मालिनी को घूरते हुए बोला, बेवजह अगर तुमने बकवास करने की कोशिश की, देन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता हम कौन हैं, जो तुम इस तरीके से इंसानी दुनिया में आकर बकवास कर रही हो? मालिनी नरेंद्र की बात पर गुस्से से बोली, हाँ हाँ मुझे पता है। रक्षित के मुंह बोले, माँ बाप हैं हम लोग, तो क्या मेरा रक्षित पर बिल्कुल भी हक नहीं है? नरेंद्र तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अपने सवाल का जवाब तुमने खुद दे दिया। मुंह बोले माँ बाप है हम लोग, हमारा रक्षित पर कोई हक नहीं है। मालिनी नरेंद्र को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, मैंने उसे अपना बेटा समझा है और मैं अपने माँ होने का हर एक फर्ज अदा करूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। नरेंद्र बिना किसी झिझक के बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, लेकिन रक्षित को वहीं तक इरिटेट करना जहां तक तुम खुद आगे बर्दाश्त कर सको। इतना कहकर नरेंद्र कमरे की तरफ चला जाता है। विनीत और दिशा अंदर आते हुए मालिनी से बोले, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? मालिनी उन दोनों की आवाज पर जल्दी से बोली, कुछ भी नहीं, रात काफी हो गई है, जाकर तुम लोग आराम कर लो, गुड नाइट। इतना कहकर मालिनी कमरे की तरफ चली जाती है। दिशा और विनीत एक दूसरे को देखते हैं। दिशा विनीत को देखते हुए बोली, मैं उस शांतनु सान्याल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विनीत अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे भी उस लड़के की मौत चाहिए, क्योंकि उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिशा अपना सिर हिलाती है और कल मिलने का कहकर कमरे की तरफ चली जाती है। डायनेस्टी मेंशन। रक्षित एक शैतान की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसके आगे वाइन की गिलास रखी हुई थी और उसके सामने 5 लोग बैठे हुए थे। रक्षित अपने हाथ में पकड़े वाइन को पीते हुए बोला, क्या खबर लेकर आए हो? उसके सामने बैठा प्रियांश रक्षित के सवाल पर बोला, वो काफी खूबसूरत है और मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए, शायद तुम उसे मना लो। रक्षित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, उस औरत को मनाने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। ही गॉट सो मच करेज। चैतन्य अपने नाक को सहलाते हुए बोला, इट्स नॉट ए बिग डील, किसी से बात करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। रक्षित चैतन्य की बात पर अपना सिर हिला देता है और ऋषि की तरफ देखते हुए कहता है, कावेरी से तुम मिलकर आ जाना। ऋषि अपनी आंखें बड़ी करके बोला, मेरी इज्जत लूट लेगी वो, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। शांतनु हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम तो पहले ही अपनी इज्जत अपनी माशूका से लुटा चुके हो। ऋषि शांतनु को घूरते हुए बोला, तुम लोग हर बात पर संजना को बीच में लेकर क्यों आते हो? वो नहीं है इस दुनिया में, कम से कम मरने के बाद तो किसी को शांत रहने दो। रक्षित चैतन्य की तरफ देखता है तो चैतन्य उसके सामने एक पूरा सूटकेस रखते हुए कहता है, इस बार का माल बहुत अच्छा है और मुझे यकीन है कि तुम्हें काफी पसंद आएगा। रक्षित उस सूटकेस में देखता है जिसमें ड्रग्स रखे हुए थे। रक्षित उसमें से एक पैकेट निकालकर अपने हाथ में लेता है और चैतन्य की तरफ हाथ बढ़ाता है। ऋषि रक्षित के हाथ को पकड़ते हुए बोला, रक्षित तमाशा बिल्कुल मत करो। रक्षित ऋषि के हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए बोला, आई एम नॉट अ ड्रग एडिक्ट, सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच। शांतनु रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, रक्षित ऋषि सही कह रहा है, आखिरी टाइम पर जब तुमने ड्रग इनहेल किया था तुम्हें बहुत दिक्कत हो गई थी। रक्षित हम दोनों की बात पर उस ड्रग के पैकेट को सूटकेस में रख देता है और चैतन्य से कहता है, प्रॉफिट जल्द से जल्द हाथ आ जाना चाहिए, कह देना खालिद को, वरना उसके कब्र में मिट्टी की जगह सिर्फ ड्रग होगा। चैतन्य रक्षित की बात पर अपना सिर खिलाता है। प्रियांश फोन में कुछ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। चैतन्य प्रियांश को देखते हुए बोला, तुम क्या सोचकर इतना मुस्कुरा रहे हो? प्रियांश मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं। रक्षित प्रियांश की बात पर बोला, आर यू सीरियस, लगता है तुमने किसी की गर्लफ्रेंड पटाई है। प्रियांश एक नजर चैतन्य को देखने के बाद हंसते हुए बोला, एक्चुअली आई वॉज ड्रीमिंग लास्ट नाइट। चैतन्य प्रियांश की बात पर बोला, अच्छी बात है, सभी देखते हैं, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? प्रियांश हंसते हुए बोला, सपने में तुम, मैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, हम लोग तुम्हारे फार्म हाउस पर मिले थे। शांतनु प्रियांश की आधी बात को सुन हंसते हुए बोला, तुमने पक्का इसके आगे कुछ बुरा ही देखा होगा, क्या देखा? प्रियांश चैतन्य से दूर होकर बैठते हुए बोला, हम लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, चैतन्य सो गया, स्विमिंग पूल में मैं तैर रहा था, इसकी गर्लफ्रेंड भी आ गई।
ऋषि एक्साइटेड होते हुए बोला, और आगे क्या हुआ? प्रियांश हल्का मुस्कुराते हुए बोला, वो बिकनी में आए, मैंने बस उसकी तरफ देखा, फिर वो मेरे साथ स्विमिंग करने लगी। मैं जब स्विमिंग करके साइड में बैठा हुआ था, तो वो मेरे पास आए और उसने आगे से मुझे किस किया। चैतन्य प्रियांश के सिर मारते हुए बोला, हरामी तेरी होने वाली भाभी है वो, और भाभी माँ समान होती है। शांतनु और प्रियांश एक साथ बोले, लेकिन शादी अभी हुई कहाँ है और शादी से पहले लड़की माँ नहीं माल समान होती है। चैतन्य शांतनु और प्रियांश को घूरते हुए बोला, जब तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनेगी तब मैं भी यही कहूंगा। रक्षित जो उन लोगों की बकवास सुन सुनकर पक चुका था, उठते हुए बोला, ओक आई गो, आई हैव अर्जेंट वर्क। ऋषि रक्षित को रोकते हुए बोला, रुको, पहले तुम मुझे ये बताओ, शिवन्या कहाँ है? सब लोग रक्षित की तरफ देखने लगते हैं। रक्षित ऋषि की बात पर उसे देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, वो मेरे साथ सुरक्षित है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऋषि रक्षित को समझाते हुए बोला, जैसा कि तुमने कहा, वो तुम्हारे साथ सुरक्षित है तो वादा करो, तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं करोगी। रक्षित ऋषि को घूरते हुए बोला, सिख, आई एम नॉट अ रेपिस्ट, किसी को मर्जी के बगैर मैं नहीं छूता। वो बात अलग है कि तुम्हारी शिवन्या जी खुद आकर मुझसे लिपट जाए। ऋषि रक्षित की बात पर आगे कुछ नहीं कहता, तो रक्षित टेरेस की तरफ चला जाता है। शांतनु ऋषि से बोला, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? ऋषि शांतनु की बात पर बोला, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, रक्षित का नेचर तुम्हें पता है ना कैसा है, गुस्से में ऐसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। चैतन्य ऋषि को समझाते हुए बोला, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सबको रक्षित का नेचर अच्छे से पता है। जब तक बात उस जगह से ना जुड़ी हो उसे फर्क नहीं पड़ता, और शिवन्या को उस बारे में पता नहीं है। ऋषि चैतन्य की बात पर बोला, शिवाय सिंघल की बेटी है वो, फर्क इतना है रक्षित को सब पता है बट शिवन्या उसे कुछ नहीं पता, इसलिए वो अभी भी इंसान है। शांतनु तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सिर्फ 4 महीने की बात है, फिर तुम्हारी शिवन्या जी को भी पता चल जाएगा कि वो कौन है और किस जहां से आए हैं। ऋषि डिसअपॉइंटेड भरी नजरों से शांतनु को देखते हुए बोला, तुम और रक्षित एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। शांतनु सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। ऋषि उसकी मुस्कान को इग्नोर कर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और बाकी सब भी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। बीकानेर, रात के 2 बजे रक्षित टेरेस से उतरते हुए नीचे आता है और सीधा शिवन्या के कमरे की तरफ चला जाता है। रक्षित कमरे में आता है तो देखता है शिवन्या एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सो रही थी। उसके लंबे बाल बिस्तर पर फैले हुए थे। उसे इस तरीके से देखकर रक्षित की आंखों के सामने एक दृश्य आने लगता है। रक्षित अपने ख्यालों को झटकते हुए उस कमरे से निकल अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगली सुबह शिवन्या की नींद खुलती है। शिवन्या उबासी लेते हुए अंगड़ाई लेती है और बिस्तर से उतर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में शिवन्या फ्रेश होकर आती है और क्लोजेट की तरफ देखती है और उसे जाकर खोलती है तो उसके अंदर सिर्फ एक बाथरोब था। शिवन्या मुंह बनाते हुए बोली, इतना अमीर होने के बावजूद अगर एक जोड़ा कपड़ा नहीं दे सकता तो क्या घंटा अमीर है ये कहकर शिवन्या उस बाथरोब को पहन लेती है। शिवन्या कमरे से बाहर निकल कॉरिडोर में आती है और इधर उधर देखने लगती है। शिवन्या लिफ्ट के पास जाती है तो पीछे से आवाज आती है, लवली सपली, तुमसे कहा था ना मैंने तुम्हें यहाँ आजादी से घूमने का हक नहीं है। शिवन्या पलटकर भी नहीं देखती क्योंकि वो उस आवाज को पहचान चुकी थी और लिफ्ट दरवाजा खुलता है। शिवन्या अंदर जाते हुए बोली, हाँ तो मुझे काम करना है जैसा कि तुमने कहा था। रक्षित शिवन्या को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और शिवन्या सीधा उसके सीने से जा लगती है। शिवन्या अब जाकर रियलाइज करती है कि रक्षित नेकेड था, उसने सिर्फ ब्लैक पेंट पहन रखा था। शिवन्या एकटक रक्षित के सीने को देखने लगती है। रक्षित बिना किसी भाव के शिवन्या को देखते हुए बोला, तुम मुझे इस तरीके से क्या देख रही हो? शिवन्या खोए हुए आवाज में बोली, तुम बहुत हॉट हो। रक्षित शिवन्या के कमर पर हाथ रख उसे अपने पास खींचकर बोला, तो चलो एक रात साथ में कैसा रहेगा? शिवन्या रक्षित की इस बात पर होश में आती है और जल्दी से रक्षित को खुद से दूर करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो? रक्षित शिवन्या को देखते हुए बोला, यू जस्ट सेड आई एम हॉट। शिवन्या रक्षित से दूर होते हुए बोली, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें हॉट कहूंगी। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ शिवन्या को छोड़ देता है। शिवन्या रक्षित की तरफ देखती है तो रक्षित के कमर पर बना वो टैटू शिवन्या को बहुत सेक्सी लग रहा था। रक्षित शिवन्या की नजरों का पीछा करते हुए बोला,
क्या तुम्हें ये पसंद आया? अगर हाँ तो मैं तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। शिवन्या अपनी नजरें हटाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है और बहुत गंदा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं ऐसी गंदी चीजें अपनी बॉडी पर नहीं बनवाती, तुम जैसे गुंडे लोग ऐसा करते हैं। रक्षित हल्का हंसकर बोला, हाँ हाँ, काफी अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, और तुमसे किसने कहा कि मैं गुंडा हूँ? शिवन्या गुस्से भरी नजरों से रक्षित को घूरते हुए बोली, किसी लड़की को जबरदस्ती किडनैप करना गुंडापंती नहीं है तो और क्या है? रक्षित शिवन्या के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, अपने पसंद की चीज को अपने पास रखना। रक्षित राजवंश को बहुत पसंद है और सबसे जरूरी उसे लोगों की नजरों से दूर करना, रक्षित राजवंश का जुनून। शिवन्या रक्षित के हाथ से खुद के जबड़े को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। रक्षित शिवन्या को छोड़ देता है और उसके बाल को ठीक करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मुझे आकर्षित करना था तो तुम बिना कपड़ों के आती। इस तरीके से एक रस्सी के सहारे कपड़े पहनना तुम जैसी अच्छे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। शिवन्या गुस्से भरी नजरों से रक्षित को घूरते हुए बोली, तुम जैसे एक राक्षस को मैं क्यों आकर्षित करने लगी, और तुम्हारे साथ सोने से अच्छा मैं दीक्षित को ना अपना लूं। बीकानेर। शिवन्या के ये कहने पर कि रक्षित के साथ सोने से अच्छा वो दीक्षित को अपना ले, रक्षित शिवन्या को बुरी तरीके से घूरने लगता है। रक्षित की तीखी नजर खुद पर महसूस करते हुए शिवन्या को काफी अजीब लगने लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रक्षित उसे बिना कपड़ों के देख रहा हो। रक्षित अपना हाथ आगे बढ़ाकर शिवन्या के गर्दन को मजबूती से उसके बाल सहित पकड़ लेता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहता है, मेरे ऑब्सेशन को हक नहीं है किसी और का नाम लेने का। शिवन्या रक्षित से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यू हैव लॉस्ट योर मेंटल बैलेंस, लीव मी। रक्षित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर शिवन्या को एक थप्पड़ जड़ देता है। शिवन्या अपने गाल पर हाथ रखे रक्षित को बुरी तरीके से घूरने लगती है। रक्षित ने ज्यादा जोर से नहीं मारा था, लेकिन फिर भी शिवन्या की बॉडी सेंसिटिव होने के कारण उसके चेहरे पर निशान बन गया था। शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू स्लैप मी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रक्षित शिवन्या के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, अगर दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से उस छिछोरे का नाम निकला तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, हो कौन तुम, लगते क्या हो मेरे, जो मुझ पर हक जता रहे हो? शिवन्या के ऐसा करने पर रक्षित की आंखों के सामने एक बार फिर धुंधला दृश्य आने लगता है, जिसमें एक लड़की कह रही थी, है कौन आप, क्या लगते हैं मेरे, जो आप हम पर हक जता रहे हैं? रक्षित के गले पर सल्ज उभरने लगते हैं, जिस कारण वो शिवन्या को छोड़कर कमरे की तरफ चला जाता है। शिवन्या उसे जाता हुआ देखकर गुस्से से बोली, थरकी, पागल आदमी, बस एक बार यहां से छुटकारा मिल जाए, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूं मैं। इतना कहकर शिवन्या फिर से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सिंगल हाउस। शिवन्या को घर से गायब हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन शिवन्या का कोई अता पता नहीं था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। दीक्षित प्रत्यक्ष की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए अब मैं घर जा रहा हूं। अगर शिवन्या के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। प्रत्यक्ष दीक्षित की बात पर अपना सिर हिला देता है और दीक्षित वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। नैना शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, शिवाय, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, मैं एक बार फिर उसे नहीं खोना चाहती। शिवाय नैना को शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ नैना, बहुत जल्दी हम शिवन्या को ढूंढ लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से अगर अपनी हालत खराब रखोगी तो आने वाले वक्त में कैसे शिवन्या को संभाल पाओगी? शिवन्या अचानक बड़बड़ाते हुए बोली, शिवाय, शिवाय वो ले गया नाव से, तुम्हें पता है ना वो ले गया नाव से, मुझे मेरी बच्ची वापस कभी नहीं मिलेगी ना, मुझे पता है, तुम्हें सब पता है, वो ले गया, उसने कहा था वो ले जाएगा, वो ले गया, मेरे शिवन्या को ले गया। राधिका नैना को संभालते हुए बोली, आंटी आप शांत हो जाइए, कोई हमारी शिवी को लेकर नहीं जा सकता। एक बार शिवी को सब कुछ पता चलने दीजिए, वो खुद वापस आ जाएगी। राधिका की बात पर नैना उसे कसकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। राजीव शिवाय की तरफ देखते हुए बोला, शिवाय, मुझे लगता है कि तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए। शिवाय राजीव की बात पर बोला, अभी पूरे 4 महीने बाकी है, 4 महीने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमें शांत रहना होगा और वो लोग चाहकर भी शिवन्या को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नैना शिवाय की कॉलर को पकड़कर बोली, तुम स्वार्थी आदमी, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, किसी भी कीमत में वापस चाहिए।
मुझे नहीं चाहिए कोई नागमणि, मुझे नहीं चाहिए किसी मंदिर का उत्तराधिकारी, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। शिवाय नैना के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, चुप रहो, ये बात सिर्फ नागमणि की नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। ये बात है तक्षक लोक के लोगों की, उस चुड़ैल की जो शिवन्या को मार सकती है। प्रत्यक्ष शिवाय की बात पर बोला, सिर्फ तक्षक और चुड़ैल, आपने वालों को और उन गिद्ध की प्रजाति को कैसे भूल गए डैड? शिवाय अपनी आंखों का रंग बदलते हुए बोला, कभी नहीं भूल सकता, उस काली रात को और आरक्षित को। नैना शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे शिवन्या वापस चाहिए, किसी भी हालत में वापस चाहिए। शिवाय नैना की बात पर अपना सिर हिला देता है और हाउस से बाहर की तरफ चला जाता है। प्रत्यक्ष एक नजर राधिका को देखने के बाद अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शाम का वक्त, बीकानेर। शिवन्या ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर भी वो कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और रक्षित खाने की प्लेट लिए अंदर आते हुए कहता है, लवली सेपोली, भूख लगी है तो चुपचाप खाना खाओ ना, अपने पेट के छोटे छोटे चूहों को हड़ताल पर क्यों बैठा रखा है? शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, एक बात बताओ, तुम मुझसे चाहते क्या हो? रक्षित ड्रॉर से फर्स्ट एड निकालते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता, शायद तुम्हें चाहता हूं मैं। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो, जो ऐसी बकवास भरी बातें कर रहे हो, तुम्हें और भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, मैंने कब कहा कि तुम खूबसूरत हो? मैंने कहा कि तुम बेवकूफ हो, बोरिंग दिखती हो, लेकिन सेटिस्फाइंग चीज हो, इसीलिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। शिवन्या अपने दांत पीसते हुए बोली, जाकर उन लड़कियों को अपने पास बुलाओ ना, जिसके साथ सोते फिरते हो, मुझे क्यों अपने पास रखा है? रक्षित शिवन्या के नाक को खींचते हुए बोला, लवली सपली, तुम काफी डर्टी माइंडेड हो रही हो। शिवन्या रक्षित के हाथ को अपने नाक से झटकते हुए बोली, यू आर ड्रीमिंग ऑफ स्लीपिंग विथ मी 24 hours a day and I am getting dirty minded. What a joke. रक्षित शिवन्या के बाल को मजबूती से पकड़कर बोला, श्री, मुझे परेशान मत करो। शिवन्या रक्षित की आंखों में देखने लगती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। रक्षित की उन ओलिव ग्रीन आईज में देखते हुए शिवन्या की आंखों के सामने अजीब अजीब से मंजर आने लगते हैं। रक्षित शिवन्या की आंखों में देखते हुए बोला, क्या हो गया? अभी तो तुम्हें मैं घटिया लग रहा था और अभी अपनी इंटेंस भरी नजरों से मुझे देख रही हो। शिवन्या रक्षित की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नॉट बैड, तुम बहुत जल्दी मुझे जान जाओगी, बहुत अच्छे से जान जाओगी। इतना कहकर रक्षित शिवन्या के बालों को छोड़ देता है और शिवन्या की कमरे में लगे टीवी को ऑन कर देता है। शिवन्या टीवी की तरफ देखने लगते हैं जिसमें अमरावती में हुए एक्सीडेंट की न्यूज चल रही थी। शिवन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रक्षित टीवी को देखते हुए तिरछी तरीके से मुस्कुरा देता है और जाकर कॉफी टेबल के पास रखे काउच पर बैठ जाता है। रक्षित प्लेट से चम्मच में खाना खाते हुए बोला, देखा, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, ज्यादा किसी की तरफ आकर्षित मत हो, मेरे अलावा बेचारे को सजा मिल गई ना। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में राक्षस हो, तुमने ऐसा क्यों किया दीक्षित के साथ? रक्षित बिना किसी भाव के बोला, पहले तुम डिसाइड कर लो लवली सपली कि मैं घटिया हूं, गुंडा हूं या फिर राक्षस हूं। शिवन्या चिल्लाकर बोली, तुम अव्वल दर्जे के निहायती घटिया इंसान हो। रक्षित अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तुमने एक और नाम दे दिया। मुझे ज्यादा चमकती चीज पसंद नहीं, सोचता हूं उनकी शक्तियां और उनकी चमक छीन लूं। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, तुम एक साइको हो, तुम्हें खुले में नहीं रखना चाहिए, बल्कि जंजीरों से बांधकर कमरे में फेंक देना चाहिए। रक्षित अपना हाथ टेबल पर मारता है तो खाने की प्लेट जमीन पर गिर जाती है। रक्षित गुस्से में खड़ा हो शिवन्या पास जा उसके गर्दन को मजबूती से पकड़कर बोला, हाउ डरे यू कॉल मी साइको? तुम्हें पता है साइको क्या करते हैं? तुम्हारे पूरे शरीर के चिथड़े उड़ा सकता हूं मैं। शिवन्या रक्षित से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम दीक्षित के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? रक्षित अपनी पकड़ शिवन्या की गर्दन पर और मजबूत करते हुए बोला, उसने मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है लवली सपली, लेकिन तुमने उसका नाम लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें उस लड़के का नाम नहीं लेना चाहिए था, उस लड़के के करीब नहीं जाना चाहिए था, उस लड़के के साथ चिपकना नहीं चाहिए था। शिवन्या हैरानी से रक्षित की तरफ देखने लगती है और वही रक्षित की पकड़ शिवन्या के गर्दन पर मजबूत हो रही थी। शिवन्या को सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है।
और इसी जद्दोजहद में वो रक्षित की बाहों में बेहोश हो जाती है। रक्षित शिवन्या की तरफ देखता है और उसे अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बिस्तर पर ले जाकर सुला देता है। रक्षित शिवन्या के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए इंटेक्स भरी आवाज में बोला, लवली सप्ली, तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे मुझे गुस्सा आए। मैं तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे उस लड़के से नफरत है मुझे उस दीक्षित से। ये कहते हुए रक्षित की आंखों में दुनिया जहां की नफरत दिखाई देने लगती है। रक्षित शिवन्या के चेहरे को गौर से देखने लगता है और उसकी आंखों में उंगली से सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें अभी भी बिल्कुल वैसी है, तुम्हारी खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही है, बस तुम्हारी नजाकत बदल गई है। बट नो मैटर वॉट, आई विल मेक यू लवली सप्ली। इतना कहकर रक्षित शिवन्या की होठों की तरफ एक नजर देख फर्स्ट एड बॉक्स को खोलकर उसमें से ऑलमेंट निकालता है और शिवन्या के गालों पर लगाने के बाद उसके गले पर जो लाल निशान रह गए थे उसमें भी लगा देता है। रक्षित शिवन्या के चेहरे को गौर से देखते हुए एक गहरी सांस लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। डायनेस्टी मेंशन। ऋषि मेन हॉल में बैठा हुआ था, तभी उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई देती है। ऋषि की हार्टबीट बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वहां पर करीब 24 साल की एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी। उसके आधे बाल लाल और आधे बाल काले थे और बीच बीच में उसने गोल्डन कलर में हाईलाइट करवा रखा था। वो लड़की अपने एक पैर के ऊपर पैर रखते हुए अदा के साथ ऋषि से बोली, सो मिस्टर माथुर, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? ऋषि उस लड़की की बात पर बोला, कावेरी। वो लड़की बीच में बात काट कर बोली, कावेरी नहीं, कॉल मी कवि। ऋषि एक गहरी सांस लेकर बोला, कवि, मुझे आपसे ये बात करनी है। कावेरी फिर से ऋषि की बात को बीच में काट कर बोली, आपसे नहीं, तुमसे। ऋषि को बहुत खुन्नस महसूस हो रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी बात को सुधारते हुए बोला, मिस कवि, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट। कावेरी तिरछा मुस्कुरा देती है, तो ऋषि उसकी मुस्कान को इग्नोर करते हुए कहता है, रक्षित कह रहा था कि आप कंट्रोवर्सी खड़ा कर रही हैं और चैतन्य बता रहा था आपको कोई दिक्कत है। कावेरी ऋषि की बात पर बोली, रक्षित ने मुझे धोखा दे दिया और मेरे दिल ने आपको देखकर मुझे धोखा दे दिया, तो आप बताएं किसके है धोखे में ज्यादा दर्द है? ऋषि अपनी आंखें छोटी करके बोला, आई एम मैरिड, तो मुझ पर बुरी नजर डालना बंद करो और ये सब क्यों कर रही हो, ये बताओ। कावेरी हल्का निराशा से बोली, ऊप्स, मेरी ये जलन कहीं मेरी जान ना ले ले। वैसे आप जैसे आकर्षक शरीर को छूने वाली वो लकी औरत कौन है, मैं जानना चाहूंगी। ऋषि अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, आप मुझे सब कुछ बता रही है या फिर नहीं? कावेरी एक एनवलप अपने पर्स से निकालकर ऋषि के सामने रखते हुए बोली, मैं कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं फैलाऊंगी, जिस्म का सौदा कीजिए और बदले में आजादी ले लीजिए। ऋषि गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारकर बोला, कान से बहरी हो क्या? मैंने कहा मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए अपना ये बकवास खेल किसी और के सामने खेलना, मेरे सामने नहीं। मैं तो तुम्हारी इज्जत करता हूं इसीलिए। कावेरी ऋषि की बात को बीच में काटकर बोली, एक मिनट, अगर आप मेरी इज्जत करोगे तो मेरी इज्जत उतारेगा कौन? प्रियांश आते हुए बोला, मैं उतार दूंगा तुम्हारी सारी गर्मी, कौन से कमरे में चलोगी, यहाँ बहुत सारे कपड़े हैं। कावेरी प्रियांश की तरफ एक नजर देखने के बाद ऋषि से बोली, मैंने बच्चे चुनना पसंद नहीं किए। प्रियांश अपना फोन आगे करते हुए बोला, ठीक है मेरे साथ मत सोना, लेकिन कम से कम इसे तो देख लो जो तुम हमारे संत जी को सेक्स के लिए खुला ऑफर दे रही हो। कावेरी प्रियांश के फोन की तरफ देखती है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, जो कुछ भी उसने ऋषि से बात की थी। कावेरी तिरछी मुस्कान के साथ ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, काफी चालू चीज हो यार आप तो। चलो कोई बात नहीं, मुझे आप पर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि आपको पाने की ललक और बढ़ गई है। ऋषि एक गहरी सांस लेकर प्रियांश से बोला, मैं इस औरत को नहीं झेल सकता, इसे उठाकर यहाँ से बाहर फेंको और रक्षित से कहना कि वो खुद इसे हैंडल कर ले। प्रियांश कावेरी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हारी कोई बेटी है क्या? कावेरी खड़ी होकर एक थप्पड़ प्रियांश के गाल पर मारते हुए बोली, मैं सिर्फ 24 साल की हूँ और तुम्हें मेरी बेटी चाहिए। प्रियांश अपने गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, साली तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे द प्रियांश रावल पर हाथ उठाया ना तूने। इतना कहकर प्रियांश कावेरी को खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाता है। ऋषि जल्दी से उनके पीछे जाते हुए बोला, प्रियांश क्या कर रहे हो, तुम छोड़ो उसे, रक्षित विल नॉट लीव अस इफ एनीथिंग हैपेंस टू हिम। तुम समझ क्यों नहीं रहे, छोड़ो उसे, कहते हुए ऋषि कमरे के दरवाजे पर मारने लगता है।
तभी ऋषि का फोन बजने लगता है। ऋषि देखता है उसे रक्षित कॉल कर रहा था। ऋषि जल्दी से कॉल अटेंड करते हुए बोला, रक्षित उसे। रक्षित ऋषि की बात को बीच में काट कर बोला, वो जो कर रहा है उसे करने दो, बहुत गर्मी चढ़ी है ना, उसे सारी गर्मी उतार देगा वो। वैसे तुम एक बात बताओ, उसका बैग वहीं पर रखा है क्या? ऋषि जाकर कॉफी टेबल पर देखता है तो कावेरी का बैग रखा हुआ था, जिसे देखकर वो जल्दी से रक्षित से बोला, हाँ रखा हुआ है। रक्षित ऋषि से बोला, उसका बैग उठाओ और उसके फोन पर जाकर मुझे आईपी एड्रेस सेंड करो, मैं उसे बताता हूँ कि कंट्रोवर्सी फैलाना क्या होता है। ऋषि इरिटेट होकर बोला, यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बेबी टिट फॉर टैट, वो हमारी इज्जत उतार रही है, हम उसकी इज्जत उतारेंगे, चल अपना संत पुराण किसी और को सुनाना रखता हूँ। इतना कहकर रक्षित कॉल कट कर देता है। अगली सुबह बीकानेर। शिवन्या की नींद धीरे धीरे खुलती है। शिवन्या तुरंत उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। शिवन्या बिस्तर से उतरकर सीधा कमरे से बाहर आती है। शिवन्या कमरे से बाहर आ लिफ्ट की तरफ भागती है। शिवन्या लिफ्ट से होते हुए नीचे मेन हॉल में पहुंचती है और जैसे अपने कदम आगे बढ़ाती है कि पीछे से आवाज आती है, इतनी जल्दबाजी लवली सपली, मरने की या फिर यहां से भागने की? शिवन्या के कदम रुक जाते हैं। शिवन्या धीरे से पलट कर देखती है तो रक्षित डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेड में जाम लगा रहा था। रक्षित एक नजर शिवन्या को देख अपने हाथ में पकड़े चाकू को उसकी तरफ देखता है तो डर से शिवन्या चीखते हुए अपने चेहरे को ढक लेती है। रक्षित आराम से ब्रेड खाते हुए बोला, काफी अच्छी बात है जो तुम मुझसे इतना ज्यादा डरती हो। शिवन्या रक्षित की रिलैक्स आवाज पर अपनी आंखें खोल गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने कल रात मुझे मारने की कोशिश की, अपॉन तुमने मुझे पूरी तरीके से मार ही दिया था, यहाँ पर मजे से ब्रेड खा रहे हो। रक्षित शिवन्या को ऐसे देखता है जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो, फिर हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं किसी का मर्डर करने के बाद भी इतना रिलैक्स रहता हूँ, मैंने तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश की। शिवन्या हैरानी से रक्षित को देखते हुए बोली, माँ, मर्डर? रक्षित शिवन्या के चेहरे के तोते उड़े देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुमने कभी सुना नहीं कि एक बिजनेसमैन किसी को जान से मार सकता है? शिवन्या रक्षित की बात पर 2 कदम पीछे हो जाती है। रक्षित अपने कदम शिवन्या की तरफ बढ़ाने लगता है। शिवन्या रक्षित को अपनी तरफ आता हुआ देखकर और ज्यादा घबरा जाती है। रक्षित शिवन्या के बिल्कुल सामने जाकर बोला, तुम्हारी आंखों में डर मुझे काफी पसंद है। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए बोली, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूं तुमसे जो तुम्हें थप्पड़ मारा, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। रक्षित हल्का मुस्कुराकर बोला, जाने दूं? तुम्हें जाने दूं? इतनी आसानी से कभी नहीं, सिर्फ कुछ वक्त रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें वैसे भी यहां जाने दे दूंगा, पूरी आजादी के साथ। शिवन्या रक्षित की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। रक्षित शिवन्या के थोड़ा और नजदीक आकर बोला, तुम्हें तुम्हारी सांसों से आजादी दिला दूंगा, तुम सिर्फ यहां से जाने की बात कर रही हो। रक्षित की डरावनी बात को सुनकर शिवन्या सर से लेकर पांव तक कांपने लगती है। रक्षित शिवन्या की आंखों में देखते हुए बोला, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा? शिवन्या रक्षित की बात पर कुछ नहीं कहती तो रक्षित शिवन्या के गाल पर उंगली चलाते हुए कहता है, लवली सेपोली, तुम इतनी मासूम नहीं हो तो इतनी इनोसेंट बनने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे साथ पूछते भी तुम्हें यहां से ढूंढकर नहीं ले जा सकते जब तक मैं ना चाहूं। शिवन्या अपनी नजरें उठा रक्षित को देखते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो मुझसे? रक्षित शिवन्या के चेहरे को बड़े गौर से देखते हुए बोला, खाओ पियो ऐश करो जब तक यहाँ पर हो, बस किसी भी तरीके की होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना मेरे कंट्रोल पर बस नहीं है। शिवन्या रक्षित की बात पर बोली, अभी मेरे स्टडीज चल रहे हैं, मैं इस तरीके से अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकती। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, 1 मिनट, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो, मेरी रिश्तेदार हो जो मैं तुम्हारे पढ़ाई के लिए अपने पैसे वेस्ट करूं? शिवन्या रक्षित को घूरते हुए बोली, मुझे यहाँ पर लाने से पहले तुमने नहीं सोचा कि तुम्हें ये सब वेस्ट करना होगा और अब तुम पैसा वेस्ट करने की बात कर रहे हो? रक्षित शिवन्या के गाल को दबाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी ये छुरीदार आंखें अपने ऊपर बिल्कुल नहीं पसंद, ये हमेशा नीचे होनी चाहिए, ये बात अपने कान में अच्छे से घुसा लो। शिवन्या रक्षित की धमकी पर अपनी नजरें नीचे कर लेती है, तभी रक्षित का फोन बजने लगता है। रक्षित शिवन्या के गाल पर थप्पड़ पाकर बोला, हमेशा मेरा फोन तुम्हें बचा लेता है, लेकिन कब तक?
इतना कहकर रक्षित अपना कॉल अटेंड करता है तो दूसरी तरफ से प्रियांश नाराजगी से कहता है, आप कहाँ हो, मुझे बताओ, मुझे आपसे मिलना है। रक्षित एक नजर शिवन्या को देखने के बाद प्रियांश से बोला, क्या उस मॉडल ने तुम्हारी प्यास नहीं बुझाई? प्रियांश रक्षित की बात पर बोला, मैंने सिर्फ उसे डराया धमकाया है। मुझे उसकी जैसी हर रोज लाखों के बिस्तर पर सोने वाली औरतें बिल्कुल नहीं पसंद। एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और मुझे अभी पूरे क्रिकेट टीम की तैयारी करनी है। रक्षित प्रियांश की बकवास पर बोला, चैतन्य और ऋषि विनय और तुम चारों के चारों मुझे शाम तक बीकानेर में मेरे हवेली पर चाहिए हो। प्रियांश रक्षित की बात पर जल्दी से बोला, मुझे पहले ही पता था आप वहीं पर हो, लेकिन मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया। रक्षित बिना किसी भाव के बोला, क्या तुम बकवास करना चाहते हो क्योंकि तुमने मुझे अभी डिस्टर्ब किया है? प्रियांश शरारत भरी आवाज में बोला, क्या आप किसी लड़की के साथ हो या फिर उस लड़की के साथ जिसके बारे में ऋषि बात कर रहा था? रक्षित शिवन्या को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते हुए प्रियांश से बोला, काफी खूबसूरत चीज है, बहुत मजा आएगा उसके साथ खेलने में। प्रियांश ओके कहकर कॉल कट कर देता है। रक्षित शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो अपने काम पर लग जाओ, इस हवेली के 4 सबसे बड़े और खूबसूरत कमरों को साफ करो क्योंकि मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ने से बेहतर है कि काम करो। शिवन्या रक्षित की बात पर उसे देखते हुए बोली, मैंने नहीं कहा था कि मुझे यहाँ पर आना है। आप मुझे यहाँ लेकर आए हो, वो भी जबरदस्ती, और उल्टा मुझसे काम करवाना चाहते हो, मैं नहीं करूंगी। रक्षित शिवन्या की बात पर बोला, तुम्हें करना होगा शिवन्या। शिवन्या को रक्षित के मुंह से अपना नाम बहुत अजीब लगता है और वही रक्षित शिवन्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। शिवन्या उसे जाता हुआ देखकर मुक्का दिखाती है और गुस्से से कहती है, कहाँ फंस कर रह गई मैं? भाई मुझे ढूंढ लो प्लीज, मैं यहाँ नहीं रह सकती, आई मिस यू सो मच। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। शिवन्या एक गहरी सांस लेकर अपने काम में लग जाती है। दत्त मैंशन, अमरावती। विशाखा रक्षित की फोटो को देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत सारे भाव और जा रहे थे। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि रक्षित ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे नफरत हो रही थी कि रक्षित ने उसके पापा की इंसल्ट की। विशाखा का भाई साहिल आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप इस तरीके से ज्यादा सोचना बंद कीजिए क्योंकि रक्षित की असलियत आपको भी पता है और हम लोगों को भी पता है, और अगर रक्षित किसी को पसंद करता हो और हम रक्षित की असलियत उसे बता दे तो जाहिर सी बात है वो रक्षित की जिंदगी से चला जाएगा। विशाखा साहिल की बात पर बिना उसकी तरफ देखे बोली, मुझे डर लग रहा है साहिल, कहीं मेरा प्यार अधूरा ना रह जाए, या तो मैं खुद मर जाऊंगी या फिर रक्षित को मार दूंगी। साहिल विशाखा की बात पर नाराजगी से बोला, आप बेवकूफों की तरह बातें करना बंद कीजिए। आपको पता है ना रक्षित का हमारे पास रहना हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, बिजनेस के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी। विशाखा इस बार पलटकर साहिल को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है रक्षित को कुछ भी नहीं पता? अरे वह रक्षित है, उसे सब कुछ पता होता है, मैं उसके बचपन से ही रग रग से वाकिफ हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। साहिल विशाखा की बात पर बोला, तो आप बताओ क्या करना चाहती हो आप? विशाखा कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, मालिनी आंटी का अब कोई रोल नहीं है, बेहतर होगा कि इस बार सीधा रक्षित से आमने सामने से बात हो और उससे बात करने के लिए मुझे उसके पास जाना होगा। साहिल विशाखा को समझाते हुए बोला, आपको पता है ना रक्षित के पास जाना मतलब कि सोए हुए शेर के जबान में हाथ डालना है। विशाखा तिरछी मुस्कान के साथ बोली, अब अगर शेर के साथ जिंदगी बिताने का सपना देख ही लिया है तो उसके माद में घुसने से पहले सोचना क्यों? साहिल विशाखा की बात पर बोला, वो बीकानेर में है। विशाखा अपनी मुस्कान और बड़ी करते हुए बोली, यही फायदा होता है भोले मुर्गों को शिकार बनाने का, वैसे रक्षित वहां करके आ रहा है। साहिल विशाखा की बात पर बोला, वो कोई संत महात्मा नहीं है जो वहां पर अकेला होगा, जरूर उसके साथ कोई लड़की होगी। विशाखा साहिल को घूरते हुए बोली, जब तक जिस्म की प्यास बुझाने के लिए वो किसी लड़की के साथ है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिल लगी करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी दिल को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। साहिल विशाखा को शांत करते हुए बोला, जितना ज्यादा सोचना मतलब कि बुद्धि को गर्म करना, इसलिए बेहतर है कि आप अपने दिमाग को शांत रखो और मैं आपके बीकानेर जाने की तैयारी करता हूँ। विशाखा साहिल की बात पर अपना सिर हिलाती है तो साहिल वहां से चला जाता है। साहिल के जाने के बाद विशाखा शून्य में देखते हुए बोली, रक्षित आ रही हूं मैं तुम्हारे पास, इस बार मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे शाम दाम दंड भेद क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। इतना कहकर विशाखा वॉशरूम की तरफ चली जाती है।
अमरावती शॉपिंग मॉल। ऋषि चैतन्य के साथ शॉपिंग मॉल आया हुआ था क्योंकि रक्षित ने उसे शिवन्या के लिए कुछ कपड़े लाने के लिए कहा था। ऋषि एक लेडीज शॉप के अंदर जाता है और वहां पर खड़ी करीब 19 साल की फीमेल अटेंडेंट से कहता है, एक्सक्यूज मी। वो लड़की पलटकर ऋषि की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, व्हाट कैन आई हेल्प यू सर। ऋषि उस लड़की की बात पर बोला, मुझे करीब 21 साल की लड़की के लिए अंडरगारमेंट चाहिए। मुझे उसका साइज नहीं पता, तो ऑल साइज के ना सही लेकिन उसका फिगर तुम्हारी। कहते कहते ऋषि रुक जाता है क्योंकि वो काफी ऑकवर्ड हो गया था। वो लड़की ऋषि को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है। ऋषि उस लड़की की बात पर जल्दी से बोला, नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बहन के लिए है। वो 21 साल की है, पतली दुबली है, सिंपल है, इसलिए तुम अपने दिमाग से कुछ भी दे दो। वो लड़की उसे 2-3 अंडरगारमेंट्स लाकर दिखाती है तो ऋषि के गाल लाल हो जाते हैं। चैतन्य उन अंडरगारमेंट्स को छूकर देखते हुए उस लड़की से बोला, थोड़े और सॉफ्टी नहीं है क्या। ऋषि चैतन्य को मारते हुए बोला, तुझे पहनने हैं क्या, और तू इस तरीके से चीन चीन कर क्यों पूछ रहा है। चैतन्य ऋषि को घूरते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता ना तो अपना मुंह बंद करके रखा करो तुम। अरे लड़की को कंफर्टेबल फील होना चाहिए भाई, पहनते हुए। अब ऐसा है नहीं कि जिसे चाहो उसे उठाकर ले जाओ, और अगर उसे बाद में दिक्कत हुई तो बॉडी में रेसेज आ जाते हैं। ऋषि चैतन्य को घूरते हुए बोला, तुम्हें बहुत पता है क्या पहनने से क्या होता है। चैतन्य बड़े प्राउड के साथ बोला, ऑफ कोर्स, मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड से मुझे अच्छे से पता है कि लड़कियों को कैसे और किस तरह के कपड़े पसंद आते हैं। ऋषि चैतन्य की बातों को इग्नोर करते हुए उस लड़की से बोला, सुनो तुम मुझे कुछ कपड़े दे सकती हो क्या, नाइट सूट, मॉर्निंग सूट, जिम सूट, पार्टी वियर ड्रेस। वो लड़की चैतन्य को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद ऋषि से बोली, क्या आपकी बहन अभी अभी पैदा हुई है। चैतन्य मजाक में बोला, हाँ आज सुबह ही हमें कॉल आया था कि हमें किसी लड़की के लिए कपड़े लाने हैं और इसकी बहन बन गई वो, तो समझो आज से ही पैदा हुई है। चैतन्य की बात पर वो लड़की अपना सिर हिलाती है और कुछ कंफर्टेबल कपड़े लाकर ऋषि के सामने रख देती है। ऋषि उन सारे कपड़ों को देखने के बाद बोला, पैक कर दो। उसके बाद चैतन्य की तरफ देखते हुए बोला, और अगर उसे पसंद नहीं आए तो। चैतन्य एक बिकिनी को देखते हुए बोला, हम लोगों को क्या करना है, पसंद आए तो पहनेगी, नहीं आए तो फेंक देगी। ऋषि चैतन्य के सिर पर मारते हुए बोला, तुम उन छोटे छोटे कपड़ों को क्यों देख रहे हो। चैतन्य उस बिकिनी को अपने हाथ में लेकर ऋषि के सामने लाकर बोला, इसे बिकिनी कहते हैं, इसे लड़कियां स्विमिंग के वक्त पहनती हैं, और सबसे जरूरी मैं अपनी गर्लफ्रेंड लिली के लिए लेने के बारे में सोच रहा था, हम लोग काफी वक्त से स्विमिंग पर नहीं गए। ऋषि चैतन्य के कान को पकड़कर बोला, शिवन्या ऐसी गंदे कपड़े नहीं पहनती, और सबसे जरूरी बात लड़कियों की इज्जत करना सीखो। शांतनु आते हुए बोला, अगर सभी की इज्जत करेंगे तो उतारेंगे किसकी। ऋषि एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे किस्मत में क्या लिखा था जो मुझे तुम जैसे इतने गंदे लड़के मिले, मैं तो कितना। शांतनु ऋषि की बात को बीच में काटकर बोला, शरीफ भोला भाला इज्जतदार मासूम सा लड़का, हमारे कारण देखो तो बेचारा आज लड़कियों के कपड़े शॉपिंग कर रहा है। ऋषि शॉप से निकलकर जाते हुए बोला, तुम लोग सारे कपड़े लेकर आओ। मैं कहते कहते वो एक लड़की से टकरा जाता है और उसके हाथ में जो बैग था वो नीचे गिर जाता है। ऋषि ठीक से खड़ा होते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस, गलती से टकरा गया था। वो लड़की ऋषि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, देखने के लिए तो अच्छे खासे घर के देखते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे ही छिछोरी वाली हरकतें होंगी तुम लोगों की। शांतनु ऋषि को पीछे कर उस लड़की के सामने आकर बोला, छिछोरी तो तुम लग रही हो, जगह जगह मुंह मारने वाली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को छिछोरा कहने की। वो लड़की शांतनु को घूरते हुए बोली, ओ दोस्त के चमचे, तुम्हारी सारी चमचागिरी निकाल दूंगी मैं, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। चैतन्य उस लड़की की बात पर बोला, जब तुम्हें खुद नहीं पता तुम कौन हो तो हमें कहां से पता होगा तुम कौन हो तुम। शॉप अटेंडेंट लड़कियां चैतन्य की बात पर हंसने लगती है। वह लड़की चैतन्य को गुस्से में घूरते हुए बोली, मेरे पापा इस मॉल के ट्रस्टी हैं। ऋषि बात को संभालते हुए उस लड़की से बोला, हम माफी मांग रहे हैं, हमें जाने दो, मैं जल्दबाजी में था इसलिए तुमसे टकरा गया, सॉरी। वो लड़की ऋषि की बात पर बोली, डर गए क्या। ऋषि उसकी बात को टालते हुए बोला, आप बात को मत खींचिए, मुझे किसी से बदतमीजी करना नहीं पसंद। वह लड़की फिर से बोली, और अगर मैं बदतमीजी करूं तो तुम मेरा क्या कर लोगे।
शॉपिंग मॉल। उस लड़की की बात पर ऋषि उसे बुरी तरीके से घूरने लगता है। वो लड़की ऋषि के घूरने से अपनी आंखें छोटी करके बोली, इस तरीके से क्या देख रहे हो? ऋषि गहरी सांस लेकर शॉप अटेंडेंट से बोला, एक्सक्यूज मी, आपने अभी तक कोई भी सामान पैक नहीं किया। शॉप अटेंडेंट ऋषि की बात पर सॉरी कहती है और जल्दी से सारा सामान पैक करने लगती है। सारा सामान पैक होने के बाद ऋषि उन सामान को पकड़ लेता है और शांतनु चैतन्य की तरफ देखते हुए कहते हैं, कीचड़ पर पत्थर मारने से हम ही गंदे होते हैं, इसलिए चलो यहाँ से। वो लड़की जब सुनती है कि ऋषि उसे कीचड़ कह रहा है, तो गुस्से में सर से लेकर पांव तक कांपने लगती है। ऋषि एक नजर उस लड़की को देखकर वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। शांतनु उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, 2 नंबर। चैतन्य उस लड़की को देखते हुए शांतनु से बोला, नहीं यार, 5 नंबर। उन दोनों की इस तरीके से बेइज्जती करने पर उस लड़की को और गुस्सा आता है। शांतनु और चैतन्य ऋषि के पीछे चले जाते हैं। बीकानेर, रात का वक्त। रक्षित अपने कमरे से बाहर आता है तो दिखता है शिवन्या आसपास नहीं थी। रक्षित अपने कमरे के बगल वाले कमरे में जाकर देखता है तो शिवन्या अपने कमरे में भी नहीं थी। रक्षित इधर उधर जाकर देखने लगता है, लेकिन शिवन्या उसे कहीं भी नजर नहीं आती। रक्षित शिवन्या को आवाज लगाते हुए बोला, शिवन्या। लेकिन शिवन्या रक्षित को कोई जवाब नहीं देती। रक्षित स्टडी में जाकर बैठ जाता है और लैपटॉप निकाल सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। रक्षित सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए जब गार्डन की तरफ पहुंचता है तो देखता है शिवन्या मजे के साथ गार्डन के पास बने शावर में नहा रही थी। रक्षित उस स्क्रीन को घूरते हुए गुस्से से बोला, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसी गिरी हुई हरकत करने की। इतना कहकर रक्षित लैपटॉप का स्क्रीन जोर से बंद करता है और स्टडी रूम से निकल सीधा गार्डन की तरफ चला आता है। गार्डन। रक्षित गार्डन में आकर शिवन्या को देखता है जो कि सफेद बाथरोब में ही थी और उसका बाथरोब पूरी तरीके से उसकी बॉडी से चिपक चुका था। रक्षित बिना शिवन्या को कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ जाता है। शिवन्या मजे के साथ नहाते हुए अपने बाल झटक रही थी। रक्षित पीछे से शिवन्या को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है तो शिवन्या डर जाती है। रक्षित शिवन्या को अपनी तरफ पलट उसके चेहरे को पकड़कर बोला, लवली सुपली, कैन आई किस यू? शिवन्या रक्षित की बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो रक्षित उसे बिना कुछ कहे उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे और ज्यादा करीब खींच लेता है। शिवन्या जैसे रक्षित को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है कि रक्षित शिवन्या के बाल को पीछे से पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। शिवन्या की आंखें पहले बड़ी हो जाती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, क्योंकि रक्षित काफी खूबसूरत लग रहा था, इसलिए शिवन्या खुद उसकी तरफ खींची चली आ रही थी। रक्षित एक फिक्शनल पर्सनालिटी का लड़का था जो काफी हॉट एंड सेड्यूसिंग लगता था। रक्षित शिवन्या को थोड़ा सा उठाता है तो शिवन्या अपने हाथ रक्षित के गले में डाल अपने पैर उसके तरसों पर रेप कर लेती है। रक्षित शिवन्या के अपर लिप्स को लिक करते हुए लोअर लिप्स को जोर जोर से स्मूच कर रहा था। शिवन्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन रक्षित उसे नहीं छोड़ता। रक्षित शिवन्या के कमर को मजबूती से पकड़ उसे हल्का सा लिफ्ट करता है और शावर के नीचे बने वॉल पर सटा देता है। शिवन्या के हाथ रक्षित के बालों में चल रहे थे, तभी रक्षित बहुत जोर से शिवन्या के होठों पर बाइट कर लेता है। शिवन्या मुस्कुराते हुए रक्षित का साथ देने लगती है। तभी शिवन्या के ऊपर गंदा पानी आकर गिरता है। शिवन्या गाली देते हुए बोली, व्हाट द हेल इज दिस? ये कहते हुए शिवन्या सामने देखती है तो रक्षित के हाथ में गंदे पानी से भरा बकेट था और वो शिवन्या को ही घूर रहा था। शिवन्या रक्षित को घूरने लगती है तो रक्षित बकेट जमीन पर रख अपने पेंट के जेब में हाथ डालते हुए बोला, सपना टूट गया, हकीकत में आ गई। ये बार बार पाउट क्यों बना रही थी तुम? क्या तुम सपना देख रही थी कि कोई तुम्हें किस कर रहा है? शिवन्या इधर उधर देखती है तो वो अभी भी शावर के नीचे में ही थी, लेकिन शायद वो अपनी आंखें बंद करे इम्यूनाइजेशन की दुनिया में खो गई थी कि उसे रक्षित किस कर रहा था। रक्षित शिवन्या को फिर से वियर्ड बिहेव करता हुआ देखकर गुस्से से बोला, चंपू गर्ल, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कमरे को साफ करने के लिए, यहाँ पर ऐश करने के लिए नहीं। शिवन्या को अब शर्म आ रही थी कि वो कैसे रक्षित को किस करने का सपना देख सकती है, वह भी जागती हुई आंखों से। रक्षित उसकी पहुंच से बहुत दूर था। अब शिवन्या ये बात अच्छे से समझ चुकी थी। रक्षित शिवन्या के पास आ उसके बाह को मजबूती से पकड़कर बोला, क्या तुम यहाँ पर अपने जिस्म का जलवा दिखा रही हो? शिवन्या रक्षित से अपनी बाह छुड़ाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है। रक्षित शिवन्या को अपने पास खींचकर बोला,
तुम सपना देख रही थी। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें किस कर रहा था। शक्ल देखी है अपनी आईने में, इन चश्मे से भरी आंखों वाली लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा। शिवन्या रक्षित को खुद से दूर करते हुए बोली, तुम्हें उससे क्या लेना देना। तुम्हें नहीं पता मेरे पीछे बहुत लड़के हैं, इनमें से एक तुम भी हो, इसीलिए तो हमेशा मुझे पाने के लिए मरते रहते हो। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है, खड़े खड़े मुझे किस करने का सपना तुम देख रही हो और मुझे कहती हो कि मैं तुम्हें पाने के लिए मर रहा हूं। ये क्यों नहीं कहती मैडम, बड़ी होने के कारण तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हें मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। शिवन्या अपनी नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि रक्षित जो कह रहा था सही था। शिवन्या की एज ही ऐसी थी कि वह रक्षित की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन वह ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। रक्षित शिवन्या के हाथ को पकड़कर बोला, मेरे मेहमान आ रहे हैं, तुम इस तरीके से अपने जिस्म का जलवा नहीं दिखा सकती यहाँ पर। ये कहकर रक्षित शिवन्या को अपने साथ खींचते हुए हवेली के अंदर ले जाता है। रक्षित शिवन्या को अपने कमरे में ना अपने कपड़ों में से एक टी शर्ट और लोअर उसे देते हुए बोला, फिलहाल के लिए इसे पहन लो क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। और यह मत समझना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो यहाँ के सारे काम कौन करेगा। शिवन्या एक नज़र कपड़ों को फिर रक्षित को देखते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी काम करने वाली नौकर हूं। फिलहाल के लिए तो तुम्हारी औकात से ज्यादा भी नहीं है, रक्षित ने तुरंत कहा। शिवन्या रक्षित को बुरी तरीके से घूरने लगती है। रक्षित शिवन्या के पास आते हुए बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी यह बिल्ली वाली आंखें बिल्कुल नहीं पसंद, गुस्सा आता है मुझे, तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। शिवन्या रक्षित को इग्नोर कर अपने कमरे की तरफ कपड़ों को लेकर चली जाती है। तभी रक्षित को जेट लैंड होने की आवाज सुनाई देती है। रक्षित मेन हॉल में चला जाता है। कुछ देर बाद ऋषि, चैतन्य, विनय और प्रियांश, शांतनु अंदर आते हैं। ऋषि अपने साथ में लाया सारे कपड़े रक्षित के सामने रखते हुए बोला, शिवन्या कहाँ है। रक्षित अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या बात है, अपने इतने पुराने दोस्त की जगह तुम उस 2 दिन के पहले आए लड़की के बारे में पूछ रहे हो। मार दिया मैंने उसे। रक्षित की बात पर शांतनु आराम से सोफे पर बैठ जाता है। ऋषि रक्षित को घूरते हुए कहता है, रक्षित मुझे बेहतर तरीके से पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए बहाने बनाना बंद करो और बताओ कहाँ है शिवन्या। शिवन्या नीचे आती है और ऋषि को देखकर जल्दी से उसके पास जाकर कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्रियांश शिवन्या को देख रक्षित से बोला, तुमने कहा था काफी खूबसूरत है, लेकिन ये तो बोरिंग लग रही है। ऋषि प्रियांश को घूरते हुए बोला, अपनी घटिया नजर शिवन्या से दूर रखना। चैतन्य शिवन्या को देखते हुए रक्षित से बोला, क्या बात है, तुम्हारा दोस्त तो कुछ ज्यादा ही सिक्योर है तुम्हारी चीज के लिए। रक्षित एक नजर शिवन्या पर डाल सोफे पर आराम से बैठते हुए बोला, प्रियांश ने बिल्कुल सही कहा, बहुत बोरिंग और इरिटेटिंग है, मुझे लगा था थोड़ी हॉट होगी, लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ। ऋषि शिवन्या से बोला, इनकी बातों को ध्यान मत देना, ये सभी तुम्हें जानबूझकर उकसा रहे हैं। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए ऋषि से बोली, अगर आपको सब कुछ पता है तो मुझे यहां से जाने दीजिए ना। मेरे पापा, मेरे फ्रेंड, मेरे भैया सभी परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। रक्षित शिवन्या की रिक्वेस्ट भरी नजरों को देख हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी ये प्लीडिंग भरी आंखें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कोई तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता सपोली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रक्षित का राज चलता है। शांतनु रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ पर कोई काम करने वाला नजर क्यों नहीं आ रहा। रक्षित शांतनु की बात पर बोला, 4 लोग हैं, उससे ज्यादा नहीं, रात का खाना हमें खुद बनाना होगा। शांतनु सोफे से खड़ा होते हुए बोला, तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ कुकिंग करने, मेरा कमरा तब तक रेडी हो जाना चाहिए। शिवन्या रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मुझे 4 कमरा रेडी करने के लिए कहा था और ये लोग तो 5 हैं। रक्षित तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि तुम मेरे कमरे में रहने वाली हो सपोली, मेरे साथ, और तुम्हारे कमरे में ऋषि रहेगा। ऋषि रक्षित को घूरने लगता है, लेकिन रक्षित उसकी नजरों को इग्नोर कर शांतनु के साथ किचन की तरफ चला जाता है। शिवन्या ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं रहना उसके साथ। ऋषि निराश भरी नजरों से शिवन्या को देखते हुए बोला, मैं तुम्हें उससे बचा सकता हूँ, लेकिन उसके फैसले को नहीं रोक सकता। बट डोंट वरी, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, तुम्हें मारेगा नहीं। शिवन्या अपनी आंखों में नमी लिए बोली, लेकिन उसकी बातें मुझे ज्यादा हर्ट करती हैं, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाता है, मुझे नहीं रहना उसके साथ, प्लीज मुझे हॉल में सुला देना, लेकिन मुझे नहीं रहना उसके साथ। चैतन्य शिवन्या की बात पर बोला, लो कोई बात नहीं, तुम मेरा कमरा ले लेना। शिवन्या चैतन्य की बात पर खुश होकर बोली,
क्या सच में? लेकिन आप कहाँ सोओगे? चैतन्य तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैं उसी कमरे में सोफे पर सो जाऊंगा, तुम बिस्तर पर सो जाना। तभी एक प्लेट आकर चैतन्य के सिर पर गिरती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चैतन्य पलटकर देखता है तो रक्षित ने उसे मारा था। चैतन्य नाराजगी से बोला, तुम एक लड़की के लिए मुझे मार रहे हो। रक्षित चैतन्य को घूरते हुए बोला, यू डिस्गस्टिंग मैन, मेरे काम की चीज पर नजर डाल रहे हो। क्या तुम्हें खुद की मर्दानगी प्यारी नहीं है? हम रक्षित की गुस्से भरी आवाज पर चैतन्य जल्दी से बोला, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजे ले रहा था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके जैसी बोरिंग लड़की पर। रक्षित शिवन्या को घूरते हुए बोला, और तुम, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चंपू लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। शिवन्या रक्षित की बात पर चुप हो जाती है, तो रक्षित शिवन्या के पास उसे खींचते हुए किचन में ले जाता है। शांतनु एक नज़र शिवन्या को देखने के बाद रक्षित की तरफ कंफ्यूज में देखता है तो रक्षित कहता है, इसे खाना बनाना नहीं आता, मैडम को सिर्फ नूडल्स उबालने आते हैं, इसलिए नूडल बनाएगी यह हम लोगों के लिए। शिवन्या रक्षित की बात पर जल्दी से बोली, मेरी अपनी रेसिपी है मैगी बनाने का, मैं तुम लोगों को क्यों खिलाऊं बनाकर। रक्षित शिवन्या के बिल्कुल पास जाकर बोला, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे जैसी बोरिंग लड़कियां नहीं पसंद, लेकिन तुम्हारे होंठ देखने में काफी स्वादिष्ट नजर आते हैं। शिवन्या अपने होठों पर उंगली रखकर जल्दी से पीछे हो जाती है। शांतनु शिवन्या के इस क्यूट रिएक्शन पर मुस्कुरा देता है। रक्षित शिवन्या के रिएक्शन पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तो चलो नूडल्स बनाओ। शिवन्या जल्दी से उन लोगों के लिए नूडल्स बनाने लगती है और शांतनु अपना काम कंटिन्यू रखता है। डाइनिंग टेबल, सभी लोग खाने के लिए बैठे हुए थे। चैतन्य लगातार नूडल्स को घूरे जा रहा था। प्रियांश चैतन्य से बोला, तुम्हें हाथ में उठाकर खाना पड़ेगा उसे, तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा, डायरेक्ट इस तरीके से उसे घूरना बंद करो। चैतन्य प्रियांश को घूरते हुए बोला, मुझे ये केचुआ बिल्कुल नहीं पसंद। चैतन्य के ऐसा कहने पर सभी लोग जो नूडल्स खा रहे थे रुक जाते हैं, लेकिन शिवन्या बिना चैतन्य की बातों पर ध्यान दिया अपने नूडल्स को एंजॉय कर रही थी। रक्षित चैतन्य को घूरते हुए बोला, तुमने अभी क्या कहा? चैतन्य रक्षित की बात पर बोला, मैंने कहा मुझे ये केचुआ बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे यह नहीं खाना। शांतनु सारे खाने को दूसरी तरफ कर चैतन्य को सिर्फ नूडल्स देता है और फिर से खाना खाते हुए कहता है, खाने का अपमान करने के लिए तुम्हें सिर्फ उसी खाने को खाना होगा, तो चलो नूडल्स को कंटिन्यू करो। चैतन्य कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, मैं बिना खाए सो सकता हूँ। इतना कहकर चैतन्य अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शिवन्या चैतन्य को जाता हुआ देखती है और बिना कुछ कहे अपना खाना खाने लगती है। सभी लोग अपना अपना खाना खाकर कमरे की तरफ चले जाते हैं और शिवन्या सारे बर्तन को वॉश करने लगते हैं। सारे बर्तन को वॉश करने के बाद शिवन्या अपने हाथ में खाने का प्लेट लिए चैतन्य के कमरे के दरवाजे को खटखटाती है। चैतन्य दरवाजा खोलता है और शिवन्या को अपने सामने खाने का प्लेट लिए खड़ा देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवन्या अपने दूसरे हाथ से अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए बोली, मॉम कहती है कि बिना खाना खाए सोना नहीं चाहिए, वरना रात को अच्छी नींद नहीं आती, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। चैतन्य शिवन्या के हाथ में पकड़े प्लेट में धके दूसरे प्लेट को निकालता है तो उसके अंदर सैंडविच और साथ में ऑमलेट और हल्का सा पास्ता था। चैतन्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह खाने का प्लेट लेकर कहता है, खाने के लिए थैंक यू, और मैंने नीचे तुम्हें थोड़ा सा सताया उसके लिए सॉरी। शिवन्या चैतन्य की बात पर बोली, कोई बात नहीं, भाई भी मुझे वैसे ही परेशान करता है। चैतन्य शिवन्या की बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोला, तुम मुझे अपने भाई की तरह समझ सकती हो, लेकिन तुम मुझे दोस्त भी मान सकती हो क्योंकि मैं थोड़ा फ्लर्टी किस्म का हूं। शिवन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैंने देखा नीचे, लेकिन मैं बोरिंग हूं, मेरे साथ फ्लर्ट करना बेकार है। इतना कहकर शिवन्या रक्षित के कमरे की तरफ चली जाती है। चैतन्य उसे जाता हुआ देखता है और खाने को देख मुस्कुराते हुए कमरे में चला जाता है। शिवन्या धीरे से रक्षित के कमरे में जाती है तो देखती है रक्षित काउच पर बैठा लैपटॉप में अपने कानों में हेडफोन लगाए काम कर रहा था। शिवन्या एक नज़र उस मास्टर बेड को देखती है, उसके बाद रक्षित की तरफ देखती है। रक्षित एक नज़र शिवन्या को देखकर आंखों से ही उसे बिस्तर की तरफ इशारा करता है, तो शिवन्या चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो जाती है। कुछ देर बाद रक्षित मीटिंग ऑफ कर शिवन्या के पास बिस्तर पर जाता है और उसके बगल में सोते हुए कहता है, तुम वो पहली लड़की हो जो मेरे बिस्तर पर आने के बावजूद बिल्कुल सही सलामत हो। शिवन्या रक्षित की बात पर कोई जवाब नहीं देती। रक्षित शिवन्या की तरफ देखता है,
जो कि अपने अंगूठे को मुंह में डाले सो चुकी थी। रक्षित शिवन्या की तरफ अजीब नजरों से देखता है और उसके हाथ को उसके अंगूठे से निकालता है। रक्षित के ऐसा करने पर शिवन्या अपने होठों को चाटती है, फिर सो जाती है। रक्षित शिवन्या के होठों को एक नज़र देखने के बाद अपने ख्यालों को शतक देता है और दूसरी तरफ करवट बदल सो जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।